बिहार करीब हर साल बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। हर नई सरकार के दावे के बावजूद तमाम व्यवस्थाएं प्रत्येक साल ध्वस्त हो जाती हैं और लाखों की आबादी इसका दंश झेलने को विवश होती है। बाढ़ से बचने को जैसे जैसे बांधों तटबंधों की लंबाई बढ़ती गई, वैसे वैसे बाढ़ प्रभावित इलाके का क्षेत्रफल भी बढ़ता गया। सब कुछ लीन लेने को पानी की रफ्तार भी उतनी ही तेजी से बढ़ती गई और विनाश की कहानियों के नए अध्याय जुड़ते चले गए। ऐसा नहीं है कि हर साल की इस विनाश लीला से निपटने के उपाय सोचे व ढूंढे नहीं गए। सरकार के नुमाइंदों की एक बड़ी फौज ने इसे रोकने के हर संभव जतन किए, लेकिन प्रकृति के इस कोप को टालने में कामयाब नहीं हो पाए। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार का करीब 68,800 वर्ग किलोमीटर का इलाका हर साल बाढ़ में डूब जाता है। 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोसी परियोजना का शिलान्यास करते हुए कहा था कि अगले 15 सालों में बिहार की बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण कर लिया जाएगा, किंतु 71 साल बाद स्थिति जस की तस है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे कि बिहार में आखिर बार बार बाढ़ क्यों आती है। दरअसल बिहार में बाढ़ की वजह नेपाल से आने वाला पानी है। बिहार के 7 जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज नेपाल से सटे हैं। नेपाल एक पहाड़ी देश है। यहाँ जैसे ही भारी बारिश होती है, वहाँ की नदियों का पानी बिहार में आने लगता है। नेपाल की 7 बड़ी नदियाँ कोसी नदी में मिलती हैं। नेपाल में पत्थरों के उत्खनन और खेती के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई की गई। इसकी वजह से बारिश का पानी रुकने के बजाय तेजी से बहकर नीचे चला आता है। इससे बिहार में कोसी, गंगा, महानंदा, बागमती, बूढ़ी गंडक, परमान, कनकई और अधवरा समूह की नदियों में पानी खतरे के निशान के ऊपर चला जाता है। कोसी, नारायणी, करमाली, महाकाली व राप्ती ऐसी नदियां हैं जो नेपाल के बाद बिहार में बहती हैं। जानकार बताते हैं, बिहार में बाढ़ की समस्या की मूल वजह पानी की निकासी न होना और उसके साथ आने वाला गाद है। कोसी पहले अलग अलग 15 धाराओं में बहती थी, किंतु 1950 के दशक में कोसी पर बांध बना दिया गया, लेकिन उसे बांधने की कोशिश नाकाम रही और कोसी पहले से और ताकतवर हो गई। एक बात आप और समझ लीजिए, कितना भी मजबूत बांध बनाया जाए, यदि वह नहीं टूटा तो अंदर वाले और टूट गया तो बाहर वाले प्रभावित होंगे ही। दोनों ही स्थिति में जान माल और आर्थिक नुकसान होता है। अंग्रेजों ने शायद इसे समझ लिया था, इसलिए 1850 के दशक में बनाया गया बांध उन्होंने 1860 के दशक में तोड़ दिया। कोसी पर बने तटबंध 1963 के बाद से ही अलग अलग पर टूटते रहे, लेकिन इनकी वजहों से किसी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। खराब योजना, गलत इंप्लीमेंटेशन और जल निकासी के अनसाइंटिफिक तरीके बाढ़ का कारण बनते रहे। गाद अब इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि जिसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा। हर साल तटबंध का टूटना यह चेतावनी देता है कि यह टेम्पररी सॉल्यूशन भी नहीं है, पर नेता, अफसर और ठेकेदारों का ग्रुप बाढ़ को एक अवसर के रूप में देखता है जिसे अवैध कमाई की जा सके। पानी को रोकने, राहत पहुंचाने और पुनर्वास के नाम पर होने वाली सालाना लूट जग जाहिर है। तभी तो बाढ़ घोटाला सामने आया। 2008 में जब कुसहा तटबंध टूटा तो करीब 35 लाख की आबादी इससे प्रभावित हुई थी और करीब 4 लाख मकान तबाह हो गए थे। इस घटना से भी कोई सबक नहीं लिया गया। आज भी तटबंध के अंदर रहने वाले बारिश के मौसम में जब घर छोड़कर बाहर जाते हैं तो उन्हें यह नहीं पता होता है कि लौटने पर उनका घर पानी में विलीन हो चुका होगा या उनके गांव का ही अस्तित्व मिट गया होगा। जब तक अधिकारियों और ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करके सजा का प्रावधान नहीं किया जाएगा, कोई ना कोई तटबंध टूटता ही रहेगा और बाढ़ राहत के नाम पर नेताओं और अफसरों, ठेकेदारों और बिचौलियों के लिए ये एक उद्योग बना रहेगा। नेपाल भी बिहार के लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है। नेपाल समझौते के तहत सीमावर्ती इलाके में बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग बाढ़ प्रबंधन का काम करता है, जिसमें कुछ वर्षों से नेपाल सहयोग नहीं कर रहा। पर्यावरण में आ रहे बदलाव से नदी का व्यवहार बदल रहा है। अतीत की गलतियों से सबक लेते हुए अपनी जमीन पर
अपने संसाधनों से उपाय करना ही होगा। सरकार की अनदेखी, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, नियंत्रण की पुरानी नीति और भ्रष्टाचार का अर्थतंत्र जब तक हावी रहेगा तब तक लोग बाढ़ का दंश झेलने को विवश होते ही रहेंगे।